हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के दो भेदों यण संधि और अयादि संधि को अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण पार्ट 11। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। संधि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों को जानना है गुण के बारे में। गुण शब्द सामान्यतः गुण और दोष को बताता है, लेकिन यहाँ पर गुण का एक अन्य अर्थ है। चलिए देखते हैं। अदेंग गुणः, इसकी वृत्ति है अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्, अर्थात अत का मतलब होता है केवल अ, और एंग का मतलब होता है एंग प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाने के लिए हम बता चुके हैं संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 में। देखिएगा, एंग का मतलब होता है ए और ओ, और अत का मतलब हो गया केवल अ। तो यह सूत्र कहता है कि केवल अ, ए और ओ, ये तीन वर्ण गुण कहलाते हैं। अब यहाँ पर त लगाने का मतलब हुआ केवल अ। केवल अ कहने का मतलब है कि पीछे हम कह चुके हैं कि अ 18 प्रकार के होते हैं। इसको बतलाने के लिए यहाँ पर एक सूत्र आया है तपरस तत्कालस्य। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा तपरः तत्कालस्य। इसकी वृत्ति देखते हैं। तः परो यस्मात् तात परो वा उच्चार्यमाणो वर्णः समकालस्य एव संज्ञा स्यात्, अर्थात जिसके परे त है। यहाँ पर जिसके परे त है अर्थात अ, और तात परो, इस त से परे जो है यानी ए और ओ, एंग प्रत्याहार, वे अपने समकाल के ही बोधक होते हैं। अर्थात यहाँ अ कहने से अ जिस काल में है उसी काल का बोध कराएगा। अ कहने का मतलब यहाँ आ नहीं होगा, केवल अ, न दीर्घ का बोध कराएगा और न प्लुत का बोध कराएगा, केवल ह्रस्व। और ए ओ यहाँ पर त के बाद आए हैं, इसलिए ये केवल दीर्घ का ही बोध कराएंगे, ये प्लुत का बोध नहीं कराएंगे। तो क्लियर हो गया कि अ, ए और ओ, ये तीन वर्ण गुण कहलाते हैं। अब गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुण। यहाँ पर आत है, त का द हो गया है, आद गुण। इसकी वृत्ति देखेंगे। अवर्णात अचि परे पूर्व परयोः एकः गुणादेशः स्यात्, यानी गुण आदेशः स्यात्, अर्थात अवर्ण से अचि परे, अवर्ण के बाद। यहाँ आत का मतलब यह त हलंत वाला नहीं है। यहाँ पर आत का मतलब हुआ अवर्णात, यानी अ और आ दोनों के बाद अगर कोई अच रहता है यानी स्वर रहता है, तो पूर्व परयोः, पूर्व और पर दोनों के स्थान में, यानी इन दोनों के स्थान में एक गुण आदेश होता है। यानी प्लस के पहले अ या आ रहे और बाद में कोई अच रहे, तो दोनों के स्थान में अ या ए या फिर ओ आदेश होगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, यहाँ प्लस के पहले अ है, प में अ छुपा हुआ है, इसलिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा उ प हलंत प्लस अ, और फिर यहाँ प्लस इंद्र। अब यहाँ पर अ के बाद स्वर है, ये दोनों मिल करके गुण एक आदेश करेंगे। अब गुण आदेश करेंगे तो तीन ठो गुण हैं, अ, ए और ओ।
इन तीनों में कौन सा आदेश होगा? तो इसको समझने के लिए हम लोग उस सूत्र पर जाते हैं जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, स्थानेन्तरतमः। वह कहता है कि उच्चारण स्थान मिला लीजिए और फिर उसी के आदेशानुसार काम कीजिए। यहाँ पर उच्चारण स्थान मिलाते हैं तो अ का है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसका कंठ है और इसका तालु है। इन दोनों वर्णों को मिलाने से कंठ तालु हो गया, कंठ तालु। अब यहां पर अ, ए और ओ, इन तीनों वर्णों में देखेंगे अ का उच्चारण स्थान तो केवल कंठ है, लेकिन ए को देखेंगे इसका होता है एदयतोः कंठ तालु और इसका होता है ओदयतोः कंठोष्ठम, तो इसका हो गया कंठोष्ठ, इसलिए यहां पर ए होगा। दोनों मिल करके ए बन गए। अब मिलाएंगे उ, प में अब ए जाकर के मिलेगा तो बन जाएगा पे और आधा न और द्र, उपेंद्र। उसी प्रकार से रमेशः, रमा प्लस ईशः, इसको अगर तोड़ेंगे तो र म हलंत आ और इधर हो गया ईशः। प्लस के पहले आ है और उसके बाद स्वर है, इन दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। अब कौन सा आदेश होगा, इसके लिए उच्चारण स्थान मिलाते हैं। आ का हो गया कंठ और इसका हो गया इचु यशानाम तालु, तो उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी एकार आदेश होगा, कंठ तालु। फिर उसी तरह से मिला दीजिए, र म हलंत में ए जाकर के मिलेगा तो बन जाएगा में और सह, रमेशः। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, न प्लस उपायः, न हलंत अ कर देंगे और इधर उपायः, अ उ मिल करके एक गुण आदेश होगा। अब कौन सा आदेश होगा? अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का ओष्ठ है, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, ओष्ठ हो गया। कंठ और ओष्ठ किसका है? ओ का है, इसीलिए यहां पर ओ एक आदेश होगा, गुण आदेश होगा। अब इसको मिलाएंगे, न हलंत में अब ओ जाकर के मिलेगा तो बन जाएगा नो और पायः इधर है, नो पायः। नेक्स्ट है प्रभा प्लस उदयः। अब भा में आ है और इधर उदयः है। उसी तरह से आ का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका ओष्ठ है और दोनों के स्थान पर ओ एक गुणादेश हुआ। अब इसको मिलाइए, प्र भ हलंत में ओ जाकर मिलेगा तो प्रभो और इधर है दया, प्रभोदय। अब एक अलग उदाहरण देखते हैं, देवर्षि या देवर्षि, देव प्लस ऋषि। अब यहां पर अ है और यहां पर ऋषि है। अब दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। अब कौन सा आदेश होगा, इसका निर्णय करना है। तो अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और री का मूर्धा। तो कंठ और मूर्धा तो किसी का नहीं है, फिर क्या करें? और हमको बनाना है देवर्षि, तो इसके लिए अब दोनों के स्थान पर अगर हम ए करते हैं तो देवेशी बन जाएगा, ओ करते हैं तो देवोशी बन जाएगा, अ करते हैं तो देवशी बन जाएगा। लेकिन फिर भी कंठ और मूर्धा इसका नहीं है, केवल कंठ है। अब इसको समझने के लिए हम एक
अगले सूत्र पर विचार करते हैं। उरण रपरह, उह प्लस अण प्लस रपरह बराबर उरण रपरह। इसकी वृत्ति देखते हैं। री इति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। री की 30 संज्ञा होती है, यानी री 30 प्रकार के माने जाते हैं। री का 18 और री का 12 भेद दोनों मिला करके 30 भेद हो जाते हैं। तत्स्थाने, इस री के स्थान पर जो अण होगा, अण का मतलब हुआ अ, ई और उ। अगर री के स्थान पर इन तीनों वर्णों में से कोई आदेश हो रहा है तो वह रपर हो करके ही प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पर इस री के स्थान पर हमको आदेश करना है, क्योंकि री के स्थान पर अगर हम अ करने चलते हैं तो अण कर रहे हैं। अब यह सूत्र कहता है कि अ केवल नहीं आएगा, यह रपर के साथ आएगा। अब र क्या है? एक प्रत्याहार है जिसकी चर्चा हम संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 में किए हैं, वहां जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। र प्रत्याहार में र हलंत और ल हलंत ये 2 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस सूत्र का ये है कि अगर री के स्थान पर कोई अ ई उ आदेश हो रहा है तो वह अकेले अ नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, उ नहीं आएगा, बल्कि उसमें र जुट जाएगा या फिर ल हलंत जुट जाएगा। अर्थात अगर हम अ करने चलेंगे तो और ऐसा बनेगा या फिर अल ऐसा बनेगा, फिर उसी तरह से ईर बनेगा या फिर ईल बनेगा, या फिर उर बनेगा या फिर उल बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम अ और री के स्थान पर अ एक गुण आदेश करते हैं, क्योंकि गुण तो अ होता है, तो यहाँ पर यह रपर होकर के ही प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर कंठ और मूर्धा है अ और री का, तो यहाँ पर उसी के जैसा हम लोग अगर र रख लेते हैं तो अब मिलाएंगे तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और र का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए हम लोग अर को करेंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा दे व हलंत में अ जाकर मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, र हलंत और यहाँ पर शी है, और अगले चरण में र हलंत अपने आगे वाले व्यंजन पर जाकर के मिल जाएगा तो बन जाएगा देवर्षि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कृष्णार्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि। अब यहां पर अ है और यहां पर री है और धी को थोड़ा सा दूर लिखते हैं। अब यहां पर प्लस के पहले अ है जो अवर्ण है और री एक स्वर है। अ और री मिल करके यहाँ पर एक गुण आदेश करेंगे तो अ हो जाएगा। अ और री का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है, इसीलिए अगर हम र करेंगे, क्योंकि अकेले अ तो आएगा नहीं, यह र के साथ ही आएगा या ल के साथ ही आएगा, तो ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम र करेंगे तो यहाँ पर और एक गुण आदेश हो गया। अब कृष्ण, क्योंकि ण हलंत में अ जाकर मिलेगा तो पूरा बन जाएगा कृष्ण, और र हलंत और धी है। अब मिला देंगे इसको, र अपने आगे वाले व्यंजन पर चला जाएगा ऊपर में तो बन जाएगा कृष्णर्धि। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तौ प्लस लृकार। अब तौ को तोड़ेंगे तो हो जाएगा त व हलंत प्लस अ। यहाँ प्लस का मतलब केवल समझने के लिए है, आप छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पर लृकार। अब प्लस के पहले अ वर्ण है और उसके बाद स्वर है, क्योंकि अच का मतलब होता है स्वर और अच प्रत्याहार में लृ वर्ण भी आता है,
तो अ और लृ इन दोनों में एक गुण आदेश होना है। अ और लृ, यहाँ पर अ का उच्चारण कंठ है और लृ का दंत है, तो यहाँ पर कंठ और प्लस दंत हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ए करते हैं तो कंठतालु हो जाएगा, ओ करते हैं तो कंठोष्ठ हो जाएगा, इसीलिए हमको अ करना होगा। अ कर दिए और अ का उच्चारण स्थान तो कंठ हो गया, लेकिन दंत अगर हम र कर देंगे तो मूर्धा हो जाएगा, इसलिए हम ल करेंगे, क्योंकि अ अकेले आएगा नहीं, क्योंकि री के स्थान पर या लृ के स्थान पर हो रहा है। तो यहाँ पर ल कर देने से कंठ और दंत ये दो उच्चारण स्थान मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अल एक गुण आदेश हुआ। अब इसको हम लोग मिलाएंगे तो त पूरा है, वह हलंत में अ जाकर मिलेगा तो वह बन जाएगा, और यहाँ पर ल आधा है इसलिए ऐसे लिख देंगे, और इधर है कारह, बन गया तवल कारह। तो इस तरह से हम लोगों ने गुण संधि को बढ़िया से समझ लिया है। कुछ लोग यहाँ पर सीधे बता देते हैं कि देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, क्योंकि अ और री मिल करके और एक गुण आदेश हुआ। और एक गुण आदेश नहीं होता है, यहाँ पर अ ही गुण आदेश होता है, लेकिन उरण रपरह के कारण यहाँ पर और करना पड़ता है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल सेमुसी भाग 2 के चैप्टर से लिए गए हैं, इसीलिए हमने साइड में उस चैप्टर की संख्या को भी लिख दिया है। सेयम, सा प्लस इयम, आ और ई मिल करके ए हो गया। नेक्स्ट है परीक्षोद्वहामी, परीक्षा प्लस उद्वहामी। पयोपहार, पय प्लस उपहार, यहाँ अ उ मिल करके ओ हो गया। अतएवोक्तम, अतएव प्लस उक्तम। नेक्स्ट है विदूषकेनोपदिश्यमान, विदूषकेन प्लस उपदिश्यमान। सोदर्यो, स प्लस उदर्यो। उपनयनोपदेशेन, उपनयन प्लस उपदेशेन। चेयम, च प्लस इयम, अ ई मिल करके यहाँ गुण हो गया। शरीरोपचय, शरीर प्लस उपचय। पिपासोष्ण, पिपासा प्लस उष्ण। इवोरगाह, इव प्लस उरगाह। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय प्लस उपेता, अ और उ मिल करके ओ बन गया। एकोत्तर, एक प्लस उत्तर। तस्योपशमनस्य, तस्य प्लस उपशमनस्य। स्थिरोपायो, स्थिर प्लस उपायो। तस्योपचारे, तस्य प्लस उपचारे, यहाँ भी अ और उ मिलकर के ओ बन गया। चोपचारेण, च प्लस उपचारेण। परोपकारे, पर प्लस उपकारे। तथेति, तथा प्लस इति, यहाँ पर आ है जो कि अवर्ण है, और ई, आ और ई मिलकर के गुण आदेश हो गया ए, तथेति। अथेदानीम, अथ प्लस इदानीम। कृतोपकारः, कृत प्लस उपकारः। तपनोष्ण, तपन प्लस उष्ण। तवोत्तमाः, तव प्लस उत्तमाः। अन्योक्तयः, अन्य प्लस उक्तयः। तत्रोपेत्य, तत्र प्लस उपेत्य। नेक्स्ट है प्रोच्य, प्र प्लस उच्य। भवितेति, भविता प्लस इति। स्वेदोद्गारम, स्वेद प्लस उद्गारम। इन सबों का आप लोग लिख करके और प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने से भी बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।